आज से करीब 17 साल पहले, जब साल 2008 में यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और लाखों लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी। उस वक्त ऐसा क्या गलत हुआ जिसकी वजह से यूएस की पूरी इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा? ये वो अकेला बैंक नहीं था जिसके साथ ये सब हुआ। इसीलिए उस वक्त करोड़ों लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स और उनके इन्वेस्टमेंट रातों रात गायब हो गए, क्योंकि मार्केट को डोमिनेट करते रहने के लिए उन्होंने 2019 में 28 मिलियन यूएस डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट किया और एक सुपर कंप्यूटर बनाया। क्योंकि अब मैं यूएस और चाइना के बीच की कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करूंगा और ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं इन दोनों चिप के इर्द गिर्द घूमेगी कि यूएस को इस बात का डर था कि चाइना उन हाई परफॉर्मेंस एआई चिप्स का इस्तेमाल अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने में करेगा। लेकिन जब बात आती है एआई मॉडल को ट्रेन करने की, तो इस केस में आपको सीपीयू के साथ साथ जीपीयू की भी जरूरत पड़ेगी और यहीं पे एनवीडिया की असली ताकत काम आती है। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी को अचानक क्या हुआ जो इसके स्टॉक 27 जनवरी को इतनी बुरी तरीके से गिर गए? क्योंकि यूएस कभी चाहता ही नहीं था कि चाइना तक वो चिप पहुंचे। तो शायद इसी चैलेंज को लियोंग ने काफी सीरियसली ले लिया और डीप सीक आज हमारे सामने है। ते ही जब चारों तरफ इसकी न्यूज फैली, तब डीप सीक ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसके बाद खुद टाइम्स ऑफ इंडिया भी इन्हें ट्रोल करने से पीछे नहीं हटा जब उन्होंने कहा चोर के घर में चोरी। आजकल हर कोई डीप सीक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो इस कंपनी को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है? क्या ये सचमुच चैट जीपीटी को रिप्लेस करने वाला है या ये बस एक एआई ट्रेंड है जिसे लोग कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे? 20 जनवरी 2025 जब चाइना के एक एआई बेस्ड स्टार्टअप ने अपना एक जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम डीप सीक R1 है, और इसके लॉन्च होते ही चारों तरफ इसकी न्यूज फैल गई। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. The rise of Chinese AI chatbot DeepSeek has taken the world by storm. और देखते देखते हफ्ते भर में ही इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे पड़ा, जिसके बाद एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट के मार्केट शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरे। अब एनवीडिया का डीप सीक से क्या लेना देना है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले समझते हैं कि कैसे एआई चैटबॉट्स की इस रेस में डीप सीक ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी। तो अब अगर आपको ये लगता है कि डीप सीक एक नई कंपनी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी को 17 जुलाई 2023 में लियोंग वेनफेंग ने शुरू किया था। लेकिन लियोंग का एआई को यूज करने का ये आइडिया इससे भी पुराना है, क्योंकि लियोंग का सफर शुरू हुआ था आज से करीब 17 साल पहले, जब साल 2008 में यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और लाखों लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी और न जाने कितने बिजनेस शट डाउन हो गए। और इसी बीच 150 साल पुराना लेमन ब्रदर्स नाम का एक बैंक था जिसने उस वक्त काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रखे थे और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो अपने कर्ज का पेबैक ना कर सका और कोलैप्स हो गया। ये वो अकेला बैंक नहीं था जिसके साथ ये सब हुआ। इसीलिए उस वक्त करोड़ों लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स और उनके इन्वेस्टमेंट रातों रात गायब हो गए। और ये वही टाइम था जब यूएस के उस फाइनेंशियल क्राइसिस पे 23 साल के लियोंग की नजर पड़ी और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने क्लासमेट के साथ एक टीम बनाकर इस फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करेंगे और पता लगाएंगे कि उस वक्त ऐसा क्या गलत हुआ जिसकी वजह से यूएस की पूरी इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। और गवर्नमेंट ने ट्रैप नाम के एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसमें 700 बिलियन यूएस डॉलर्स जैसे फंड को रेस किया गया ताकि एआईजी और सिटी ग्रुप जैसे बैंक को कोलैप्स होने से बचाया जा सके। और कुछ ही सालों में लियोंग ने ऐसा किया भी, क्योंकि उन्होंने एआई ड्रिवन ट्रेडिंग मॉडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और उनका गोल काफी सिंपल था कि क्या वो कभी भी एआई की मदद से मार्केट के ट्रेंड को किसी भी ह्यूमन ट्रेडर से बेहतर समझ सकते हैं या नहीं। और बस इसी सपने के साथ उन्होंने और उनकी टीम ने मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और कुछ सालों बाद बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद जब उन्होंने एआई की मदद से चलने वाले फाइनेंस में पोटेंशियल देखा, तब साल 2015 में लियोंग ने हाई फ्लायर नाम की एक कंपनी को शुरू किया
जिसके हेज फंड की स्पेशलिटी ही यही थी कि वो फर्म डीप लर्निंग का यूज करके क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कर लेता था, जिससे किसी भी ह्यूमन ट्रेडर के मुकाबले ट्रेडिंग को फास्ट करना पॉसिबल हो पाया। और 2019 के आते आते हाई फ्लायर ने लगभग 140 मिलियन US$ से भी ज्यादा फंड को मैनेज करते हुए चीन के 4 सबसे बड़े क्वांट फर्म में से एक में अपनी जगह बना ली। और लियांग यहीं तक नहीं रुके, क्योंकि मार्केट को डोमिनेट करते रहने के लिए उन्होंने 2019 में 28 मिलियन US$ का एक इन्वेस्टमेंट किया और एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम फायरफ्लाई 1 रखा गया, जिसे वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए यूज करने वाले थे। और इन सब के बस एक साल बाद ही 2021 में उन्होंने एक और सुपर कंप्यूटर बनाया जिसे उन्होंने फायरफ्लाई 2 नाम दिया। और अब यहीं से इस कहानी में एनवीडिया की एंट्री होती है, क्योंकि जो दूसरा वाला सुपर कंप्यूटर लियांग बना रहे थे वो सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज नहीं होने वाला था, बल्कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आगे चल के AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए होने वाला था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे एनवीडिया के GPUs की जरूरत पड़ने वाली थी। क्योंकि अगर इस रिपोर्ट की माने तो DeepSeek के रिसर्चर्स का यह कहना है कि DeepSeek V3 जैसे लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए उन्हें एनवीडिया के लगभग 2048 GPUs की जरूरत पड़ी, जिसमें उन्होंने H800 को यूज किया था। और इस मॉडल को उन्होंने 2.78 मिलियन GPU आवर्स में ट्रेन किया है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं जरा इन टेक्निकल टर्म्स को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, होता क्या है, किसी भी AI मॉडल को रिलीज करने से पहले वो जो कंपनी होती है वो AI मॉडल को ट्रेनिंग देती है, और इस ट्रेनिंग के दौरान AI हमसे ही सीख रहा होता है, जिसमें वो करोड़ों टेक्स्ट और इमेजेस के साथ साथ वीडियो को इंटरनेट से कलेक्ट करता है या किसी आर्टिकल और ई-बुक से कलेक्ट करता है। और इतने हैवी टास्क के लिए आपको किसी मामूली कंप्यूटर की नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि इतने ज्यादा डेटा को विद इन अ सेकेंड ट्रांसफर कर सके। लेकिन जब बात आती है AI मॉडल को ट्रेन करने की, तो इस केस में आपको CPU के साथ साथ GPU की भी जरूरत पड़ेगी। और यहीं पे एनवीडिया की असली ताकत काम आती है, जिसके चिप का यूज करके DeepSeek, OpenAI और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपने अपने AI मॉडल को ट्रेन किया। अच्छा, एक और बात, यहां पर आप जो ये GPU आवर्स को देख रहे हो, ये AI की इस रेस में काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर हम चाहे तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक AI मॉडल को ट्रेनिंग देनी है जो कि आगे चल के इमेजेस को जनरेट करेगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक ही GPU है और उस AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए आपको 100 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आपके पास एक के बजाय 100 GPUs होते तो हो सकता है आपका काम एक ही घंटे में हो जाता। लेकिन ये जो टोटल है, जिसे GPU आवर्स कहते हैं, इसे दोनों ही केस में सेम माना जाएगा। बस फर्क इतना है कि जितना ज्यादा आपके पास GPU होंगे उतना ही ज्यादा आपका टाइम बचेगा। तो इसी वजह से हर वो कंपनी जो कि AI की इस रेस में अपने आप को आगे रखना चाहती है, उन सब की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं GPU से होते हुए एनवीडिया के ऊपर हो जाती है। और देखा जाए तो ये उन वजहों में से एक हो सकती है जिसकी वजह से साल 2024 के खत्म होते होते एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $1.2 ट्रिलियन से बढ़ के $3.28 ट्रिलियन तक जा पहुंची। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी को अचानक क्या हुआ जो इसके स्टॉक 27 जनवरी को इतनी बुरी तरीके से गिर गए। मतलब उस एक दिन में एनवीडिया के स्टॉक का प्राइस लगभग 17% तक गिरा। अब इसमें हुआ कुछ यूं कि अगर आज की डेट में हम देखें तो एनवीडिया का H100 इसके सबसे पावरफुल GPUs में से एक है, जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है AI एप्लीकेशन को ट्रेनिंग देने के लिए। और इस चिप के पहले एनवीडिया के A100 GPUs को सबसे पावरफुल माना जाता था। अब ये जो H100 चिप है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब मैं US और चाइना के बीच की कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करूंगा और ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं इन दोनों चिप के इर्द गिर्द घूमेगी। क्योंकि अक्टूबर 2022 में US डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉमर्स ने चाइना को जाने वाले एडवांस GPU के एक्सपोर्ट में कंप्लीटली बैन लगा दिया, क्योंकि US कभी चाहता ही नहीं था कि चाइना तक वो चिप पहुंचे। अब इसके पीछे की वजह यह है कि US को इस बात का डर था कि चाइना उन हाई परफॉर्मेंस AI चिप्स का इस्तेमाल अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने में करेगा, और तो और उसे इस बात का भी डर था कि AI मॉडल और उनके डेवलपमेंट की इस रेस में चाइना कहीं आगे ना निकल जाए। लेकिन फिर भी चाइना ने बाजी मार ली, क्योंकि इन GPUs को बैन होने से पहले ही DeepSeek ने H800 को पहले ही एक्वायर कर लिया। अगर रिपोर्ट्स की माने तो हमारे पास एक GPU का कंपैरिजन है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेटा को अपने लामा 3.1 मॉडल को
ट्रेन करने में लगभग 50,000 के करीब जीपीयू लगे थे और लगभग 39 मिलियन जीपीयू आवर्स भी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें डीप सीक की, तो उन्होंने अपने मॉडल V3 को ट्रेन करने के लिए सिर्फ 2048 जीपीयू का यूज किया और 3 मिलियन जीपीयू आवर्स में इसे पूरा भी किया। और कमाल की बात तो यह है कि ये उन्होंने तब करके दिखाया जब उनके पास सबसे पावरफुल जीपीयू थे भी नहीं। इसीलिए एनवीडिया के फॉल की यह भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जब डीप सीक ने कम पावरफुल चिप्स और 6 मिलियन $US जैसे बजट के साथ R1 जैसा एक मॉडल बना दिया जिसने परफॉर्मेंस के मामले में चैट जीपीटी के O1 मॉडल को काफी पीछे छोड़ दिया, तब एनवीडिया के इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं एनवीडिया का फ्यूचर सेल्स डिक्लाइन होते हुए दिख गया होगा। क्योंकि जब डीप सीक कम पावरफुल चिप के साथ R1 बना सकता है तो कोई एडवांस और फ्लैगशिप लेवल के जीपीयूज को खरीदने से पहले जरूर सोचेगा, और इसी वजह से एनवीडिया के स्टॉक्स गिर गए। और रही बात यूएस की, तो जो पैसा इनकी इकोनॉमी में आने वाला था वो पैसा डीप सीक की वजह से आया ही नहीं। फिर भी ये सवाल बनता है कि डीप सीक ने ये किया कैसे, क्योंकि डीप सीक के R1 मॉडल के आते ही जब चारों तरफ इसकी न्यूज फैली, तब डीप सीक ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें अगर आप पेज नंबर 11 पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे डीप सीक ने अपने R1 मॉडल को ट्रेन करने के लिए जीपीयू आवर्स के अलावा डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया है। तो अगर हम बात करें इस प्रोसेस की, तो इसमें होता यह है कि यहाँ एक पुराने मॉडल का यूज किया जाता है दूसरे नए मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जिसमें ये जो टीचर मॉडल होता है इससे हजारों सवाल पूछे जाते हैं और ये उन सारे क्वेरीज का आंसर देता है। तब उसके बाद सारे रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इस तरीके से डिस्टिलेशन प्रोसेस काम करता है। लेकिन इस पैराग्राफ में कहीं भी चैट जीपीटी का नाम नहीं है, बल्कि यहां आपको लामा का नाम देखने को मिलेगा। तो फिर भी क्यों ओपन एआई ये एलिगेशन लगा रहा है कि डीप सीक ने उनका डेटा यूज किया है, वो भी बिना उनकी परमिशन के? और देखा जाए तो ओपन एआई का ये साफ साफ कहना है कि कोई भी उनके एडवांस मॉडल का यूज करके अपने एआई मॉडल को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, भले ही वो चाहे कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो। और तो और ओपन एआई के पास ऐसे एविडेंस भी है कि डीप सीक ने उनका डेटा एक्सेस किया है। और बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि खुद ओपन एआई के ऊपर भी ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने पूरे इंटरनेट से डेटा स्क्रैपिंग की है और इंडियन न्यूज़पेपर के आर्टिकल के कंटेंट को उठाया है, जिसके बाद खुद टाइम्स ऑफ इंडिया भी इन्हें ट्रोल करने से पीछे नहीं हटा जब उन्होंने कहा चोर के घर में चोरी। अब किसने किसका डेटा चुराया है ये सच तो बाहर आ ही जाएगा, पर हम अगर एक बार मान भी ले कि ओपन एआई ने डेटा स्क्रैपिंग की है, जिसके बाद वही काम डीप सीक ने उनके साथ किया, फिर भी एक बात गौर करने लायक है कि डीप सीक का R1 मॉडल जो कि सीधा सीधा कम्पीट कर रहा है चैट जीपीटी के O1 मॉडल से, ये ओपन सोर्स होने के साथ साथ फ्री भी है, जबकि ओपन एआई अपने मॉडल के लिए $200 पर मंथ चार्ज करता है। तो क्या हम सभी को डीप सीक पे स्विच हो जाना चाहिए? वेल, इसका जवाब उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी रिसेंट्स की, तो यूएस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इटली और ताइवान जैसे देशों ने डीप सीक पे बैन लगा दिया, जिसमें ऐसा देखा गया है कि इससे गवर्नमेंट ऑफिसेस और उनके सिक्योरिटी डिवाइस में यूज करने पे कंप्लीटली बैन है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि डीप सीक है तो एक चाइनीज कंपनी, इसीलिए उनका यूजर डेटा उनके सर्वर में स्टोर होगा और उनके सर्वर्स है चाइना में, इसीलिए उन्हें ये डर है कि चाइनीज कंपनी अपने यूजर डेटा को गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। और डर हो भी क्यों ना, क्योंकि बाइडांस नाम की कंपनी है जो कि टिकटॉक की है एक पेरेंट कंपनी है। उसके फॉर्मर एम्प्लॉय का ये क्लेम है कि टिकटॉक का यूजर डेटा बैक एंड में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यूज कर रही थी अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए। और ये सिर्फ एक ही कंपनी की बात नहीं है, क्योंकि चाइना का साइबर सिक्योरिटी लॉ खुद ये कहता है कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा हर उस कंपनी की डेटा पे जो उनके बाउंड्री के अंदर ऑपरेट कर रहा है। इसीलिए डीप सीक को बैन करने वाले कंट्री की लिस्ट में एक नाम हमारे देश का भी है, क्योंकि अभी अभी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने एम्प्लॉयज के डीप सीक के यूज करने पे बैन लगा दिया, जिससे मुझे साल 2020 का वो टाइम याद आता है जब इंडिया में 60 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन लगा दिया था। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या ऐसे ही दुनिया भर के सारे देश भारत से एआई की इस रेस में आगे निकलते जाएंगे और हम बस उनके एआई ऐप्स को बैन करते रहेंगे? क्या हम कभी भी चैट जीपीटी जैसा कोई एआई मॉडल बना पाएंगे भी या नहीं? क्योंकि ऐसा ही एक सवाल ओपन एआई के सीईओ से पूछा गया जब वो अपने इंडिया विजिट के लिए साल 2023 में आए थे, और तब जवाब में उन्होंने कहा था कि ये सब कर पाना इंडिया के लिए होपलेस है। But if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million,
could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless. तो शायद इसी चैलेंज को लियोंग ने काफी सीरियसली ले लिया और डीप सीक आज हमारे सामने है, जिसने ना सिर्फ अपना फर्स्ट जनरेशन मॉडल बनाया बल्कि रीजनिंग और मैथमेटिकल जैसे टास्क में बेहतर परफॉर्म भी किया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया भी बहुत जल्द अपना खुद का एआई चैटबॉट लाने वाला है, जो शायद चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक इन सबसे बेटर होगा। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सैम एल्टमैन की उस स्टेटमेंट के बाद सीपी गुररानी सर ने उस स्टेटमेंट को पब्लिकली एज अ चैलेंज ले लिया था और कहा था कि चैलेंज एक्सेप्टेड। तो देखते हैं कि इंडिया का अपना पहला चैटबॉट कब और कैसे आता है, जो कि शायद चैट जीपीटी को सीधी टक्कर देगा। इसीलिए आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हम कभी भी चैट जीपीटी और जेमिनाई से ज्यादा एडवांस एआई मॉडल को बना पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर मैं डीप सीक पे मेरे फाइनल थॉट दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डीप सीक का R1 एक एआई मॉडल से कहीं ज्यादा है। ये तो एक वेकअप कॉल है उन सभी इंडस्ट्रीज के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि इनोवेशन के लिए आपके पास सबसे बेस्ट हार्डवेयर और सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए। इसीलिए डीप सीक ने सिर्फ 200 लोगों के साथ पुराने और आउटडेटेड जीपीयू से R1 जैसे मॉडल को बना के ओपन एआई जैसे टेक जायंट के साथ साथ पूरे के पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया। दैट्स व्हाई इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं सागर आपको मिलूंगा फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई है तो, क्योंकि अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।